नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जापान के पर्ल हार्बर के अटैक के बारे में। आप सबको पता है कि जापान ने जैसे ही पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, उसके बाद यूएसए जो है पूरे वर्ल्ड वॉर टू के सिनेरियो में एंट्री करता है और वर्ल्ड वॉर टू की दशा बदल के रख देता है। आपको पता है कि जापान के इस अटैक की वजह से यूएसए ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया था, जिसके बाद जापान में सबसे बड़ी त्रासदी देखी गई थी वर्ल्ड वॉर टू की। और जापान की कई आने वाली नस्लों तक भी ये रेडिएशन का इंपैक्ट रहा था जो कि बॉम्ब से हुआ था। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर जापान ने क्यों अटैक किया पर्ल हार्बर के ऊपर? जापान की क्या दुश्मनी थी अमेरिका के साथ? अगर आप पूरे नक्शे पर देखो तो जापान कहाँ एक कोने में एशिया में और यूएसए कहाँ पर वो अलग कॉन्टिनेंट पर। तो इन दोनों देशों की क्या दिक्कत हो गई आपस में? जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में तो यूएसए एंटर भी नहीं था। यूएसए डायरेक्टली लड़ भी नहीं रहा था। यूएसए का कोई लेना-देना भी नहीं था जापान के साथ। और जापान तो इतना अच्छा दोस्त था यूएस का, वर्ल्ड वॉर 1 में दोनों ने साथ में लड़ाई करी थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया? तो आज इस वीडियो के बाद आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। और ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जापान ने आखिर पर्ल हार्बर पर एट द फर्स्ट प्लेस अटैक ही क्यों किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है डीआईएसएफ टीम की तरफ से दैट डीआईएसएफ टीम हैज लॉन्च्ड इट्स अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच के अंडर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी, प्लस उनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी। वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होकर मेंटरशिप ले सकते हैं। इस बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। जीआई सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज मैं क्लियर करता हूं कि थोड़ी सी ना वहां की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। पूरा एशिया में क्या चल रहा था, पूरे यूरोप में क्या चल रहा था, उसकी सिचुएशन को समझोगे अगर आप तो देखोगे आप 20th सेंचुरी के दौरान ना ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे फ्रेंच जैसे ब्रिटिशर्स, तो वो पूरे सब कॉन्टिनेंट्स पर बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाई जा रही थी। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर आप देखोगे तो फ्रेंच का बहुत दबदबा था। वहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी वो फ्रेंच कॉलोनी थी। ठीक उसी तरीके से एशिया में अगर आप देखोगे तो एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज थी, वो ब्रिटिश के अंदर आती थी, कुछ डच के अंदर में आती थी, कुछ फ्रेंच के अंदर में आती थी, कुछ पोर्टुगीज के अंदर में आती थी। तो ये पूरी सिचुएशन चल रही थी 20th सेंचुरी के अराउंड में, जब ये सारी कंट्रीज बहुत तेजी से भाग रही थी इंपीरियलिज्म की दौड़ में। अब उसी दौर में अगर आप जापान को देखो तो जापान को समझने के लिए, जापान की सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और 1850 की बात करेंगे या 1850 से 60 की बात करेंगे। इस पीरियड की बात कर रहे हैं हम। इस समय पर ना जापान एक क्लोज्ड कंट्री हुआ करता था, क्योंकि जापान में जो डायनेस्टी थी उसका ऐसा मानना था कि अगर हम किसी भी फॉरेन ट्रेडर को या किसी भी फॉरेन नेशनल को अपनी कंट्री में आने देते हैं तो वो जापान के लिए बहुत खतरा होगा। क्योंकि उन्होंने देखा था कि बाकी कंट्रीज में ऐसा ही हो रहा है कि पहले ट्रेडिंग करने आते हैं, फिर धीरे धीरे रूल करने लग जाते हैं। ये इतना बिजनेस देते हैं आपकी कंट्री को कि आप उनके ऊपर आप लालच में आ जाते हो और आप उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो। इस तरीके से ये बिजनेस करते करते रूल करने लग जाते हैं। जापान ने देख रखा था बहुत अच्छे से, और इसीलिए जापान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आइसोलेशन पे डिपेंड करती थी कि हम किसी भी कंट्री से किसी भी तरीके के कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में रहेंगे, उनको भी बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं है। ऐसा वो डायनेस्टी का रूल था और ऐसा ही वो करते थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर फिर कंट्री चल कैसे रही थी भाई? मतलब बाहर से कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे चल रही थी? तो ऐसा नहीं था कि पूरा तरीके से पूरा बंद कर रखा था इन्होंने। नागासाकी का पोर्ट पाया गया है कि उस समय नागासाकी का पोर्ट था वो काफी एक्टिव था। और जो कंट्रीज पे इनको भरोसा था, जिससे इनके ठीक ठाक रिलेशंस थे, जैसे बगल में चाइना से ठीक रिलेशन थे, फिलीपींस से ठीक ठाक रिलेशंस थे, तो इन कंट्रीज से ये छोटा मोटा ट्रेड करते थे। लेकिन ये ट्रेड बेसिकली बार्टर ट्रेड होता था कि इनसे कोई सामान ले लिया और अपना कोई सामान इनको दे दिया। इस तरीके का ट्रेड ये करते थे। अब इसके बाद क्या होता है, इस पूरे दौर के बाद 1860s के बाद बहुत बड़ा चेंज आता है जापान के अंदर में। और आप सबको पता है कि 1868 में जापान में जो डायनेस्टी रूल था उसको खत्म कर दिया जाता है। बेसिकली वो मिलिट्री डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी जापान के अंदर में, उसको हटा दिया जाता है और 1868 में वहां के रूलर बनते हैं मीजी। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये उन्हीं रूलर मीजी की फोटो है। और ये बहुत ही मॉडर्न सोच के रूलर थे। मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, ग्लोबलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इनको एक चीज पता थी कि अगर जापान को इंपीरियल पावर बनना है, जो कि एंशिएंट जापान हुआ करता था, क्योंकि आपने पूरा सुना होगा कि वो समुराई वाली स्टोरी एंड ऑल, वो पूरा जापान जो एक एंशिएंट एम्पायर हुआ करता था जो कि बहुत स्ट्रांग था, जिसने सबको हराया था। ए टू जेड पूरे एशिया पर, ग्रेट एशिया पर कब्जा कर लिया था। ऐसी एक स्टोरी है जापान की। तो मीजी जो थे उसी सोच के रूलर थे कि अगर जापान को ग्रेट जापान बनना है और ग्रेट एशियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना है जो कि मिडिल ईस्ट तक जाता है, तो जापान को अपने बॉर्डर्स खोलने पड़ेंगे, ट्रेड करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज के साथ, तभी आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर पाओगे। तो ये शुरू से बहुत एक्सपेंशनिस्ट सोच के लीडर थे और ये शुरू से चाहते थे कि जापान जो है पूरा खुल जाए और उस तरीके से बाहर की नेशन से ट्रेड होने लगे, ताकि आप धीरे-धीरे मॉडर्नाइजेशन करो और धीरे-धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कुछ कॉमन चीजें चाहिए। तो इस दौर में आप देखोगे कि इन्होंने जब अपना ट्रेड ओपन किया तो सबसे पहले वही चीजों का ट्रेड ये करने लगे यूएस के साथ। कौन सी चीजों का ट्रेड ये कर रहे थे? उस समय पर ये ट्रेड कर रहे थे कॉपर का, स्टील का। कॉपर, स्टील, ऑयल, इन सब चीजों का ये ट्रेड यूएस के साथ में कर रहे थे।
अब आप समझो कि ये चीज़ों का ट्रेड करके ये बेसिकली करना क्या चाहते थे, ये वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे बहुत बड़ी मात्रा में जापान में, ताकि क्योंकि जापान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ उतने ज़्यादा है नहीं ना, ऑयल होता नहीं है वहाँ पर, स्टील है नहीं, कॉपर है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी कंट्री से लेना पड़ेगा। तो इन्होंने वही लेना करना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ चल रही थी। तभी आपको पता है कि एक छोटी-सी कंट्री है कोरिया। कोरिया में भी उस समय मोनार्क थे, कोरिया में भी वहाँ पर एक रूलर हुआ करते थे, जो कि पूरे कोरिया को चलाते थे। तो जापान ने सबसे पहले अपनी नज़र कोरिया पर डाली और कोरिया से एक ट्रीटी साइन कराई। और वो ट्रीटी ना एक्चुअली जापान ने फोर्सफुली साइन करवाई कोरिया से, क्योंकि जापान की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी मीजी के अंडर में। और जब इनकी आर्मी वहां कोरिया के अंदर में पहुंची है, तो इन्होंने सीधा कहा कि हम आप पे ऊपर कब्जा करने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर आप हमारे लिए 3-4 पोर्ट्स अपने खोल दो, जहां पर जापान की जो नेवी है उन पोर्ट्स को यूज कर पाए, तो इतना ही हमारे लिए काफी है। और थोड़े बहुत जो ट्रेड करना चाहते हैं हम वो ट्रेड करने दो। तो वहां के रूलर जो है वो फोर्स्ड हो जाते हैं ये चीज करने पर। और उन्होंने अपने तीनों पोर्ट्स जो है कोरिया के, वो खोल दिए जापान की नेवी के लिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट था वो था बुसान का पोर्ट, जिसको बहुत ज्यादा यूज किया था जापानीज आर्मी ने। प्लस इस ट्रीटी में ऐसे टर्म्स है ना जो कि रूलर को भी पसंद नहीं आए, वहां के लोगों को भी पसंद नहीं थे। जैसे एक टर्म था उसमें कि कोई भी जापानीज अगर जाता है कोरिया के अंदर में, तो उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स मिलेंगे। तो ऐसे टर्म्स जो है वो कोरिया के लोगों को पसंद नहीं आए, और वहां पर रूलर के खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो गए कि आप ऐसी कंट्री के साथ ट्रीटी क्यों ही कर रहे हो एट द फर्स्ट प्लेस। तो वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं। वहां के रूलर जो है वो प्रोटेस्ट दबाने में बिल्कुल नाकाम होते हैं। और ये टाइम जो है ना, ये टाइम चल रहा है 1880 से 90s के बीच का टाइम चल रहा है ये पूरा। अब ये ट्रीटी साइन हो जाती है, उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रूलर पहले कोशिश करते हैं वहां के कि मैं इस प्रोटेस्ट को बंद कर दूं, खत्म कर दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कोरिया के अंदर में प्रोटेस्ट। और इसके बाद जो है, जो वहां के मोनार्क थे, उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि चाइनीज आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारी हेल्प करें और ये प्रोटेस्ट को दबा दें, तो हम आपको भी ट्रेडिंग राइट्स दे देंगे कोरिया के अंदर में। तो चाइना को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ट्रेडिंग की। तो उस चाइना ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे, और इस समय तक ना चाइना और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक थे। ये बात आप ध्यान में रखना। तो चाइना ने बिना सोचे समझे क्या किया, कोरिया में अपनी आर्मी भेज दी। अब जैसे ही कोरिया में अपनी आर्मी भेजी, आपको पता है कि जापानीज उस समय ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे कोरिया के अंदर में। जापानीज काफी खफा हो जाते हैं इस बात से। और जापानीज सोचते हैं कि ये कोरिया में अपनी आर्मी भेज के चाइना जो है वो कोरिया पर कब्जा करना चाहता है। और जापानीज इस बात से गुस्सा होकर के चाइना के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि कोरिया में सबसे पहले अटैक करते हैं कि आपने क्यों अलाउ किया चाइनीज आर्मी को अपने अंडर। अब इसी नाराजगी की वजह से ये पूरा 1894 में जापान जो है वो अटैक कर देता है, और ये 1895 तक ये पूरी लड़ाई चलती है। और इसी लड़ाई को कहते हैं फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। और ये फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर में पहली बार जापान ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया कि ठीक है, कर रहे हैं कब्जा, जो करना है कर लो। और पहली बार उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रोवेस को दिखाया पूरी दुनिया के सामने कि उनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। समझ लो कुछ महीने चला था ये वॉर। कुछ महीनों में ही इन्होंने चाइनीज की जो इतनी बड़ी आर्मी थी उसको बुरी तरीके से पीटा और एकदम रगड़ दिया। और इसी के बाद जापान ने कोरिया से तो अपनी ट्रेडिंग चालू ही रखी, बल्कि चाइनीज के जो मंचूरिया प्रोविंस का लियाडोंग पेनिनसुला था उस पर कब्जा कर लिया, और उसी के साथ साथ पेस्काडो आइलैंड्स और इन सब पर भी कब्जा कर लिया। बाद में ये चाइनीज को वापस दे दिया, लेकिन यहाँ से अपनी फोर्सेस को नहीं हटाया, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस को हमेशा काबिज रखा, और धीरे धीरे बल्कि वहां पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते गए। अब लियाओडोंग पेनिनसुला पर कब्जा करने के बाद जापानीज को समझ में आया कि मंचूरिया की जो प्रोविंस है एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, और वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें वहां पर सेटअप की जा सकती हैं। इसलिए जापानीज जो है वो देखने लगे मंचूरिया के प्रोविंस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि इस दौरान यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा है जो ये रशिया का है, और रशिया भी इस दौरान बहुत बड़ी स्ट्रांग पावर बन करके सबके सामने आ चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ पूरी तरीके से भाग रहा था। तो रशिया की भी नजर जो है वो मंचूरिया के प्रोविंस पे थी, और उसको कब्जा करने के लिए काफी ज्यादा रेडी था रशिया। लेकिन जैसे ही जापानीज आर्मी ने मंचूरिया के प्रोविंस पर अटैक कर दिया उसको कब्जा करने के लिए, वैसे ही रशिया भी वहां पर अटैक करता है। और फिर ये जो पूरा अटैक है ये चाइना से नहीं बल्कि रशिया और जापानीज से होने लगता है, जिसको आप 1904 का जो चाइना रूसो जापानीज वॉर कहते हैं इसको। और ये वॉर 1904 से 1905 तक चला था। और इस वॉर में भी जापान जो है बुरी तरीके से रशिया को हरा देता है। बहुत नेक टू नेक वॉर हुआ था ये, और इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन फाइनली इसमें भी जापान जो है वो जीत जाता है, और यहीं से जापान जो है वो पूरी तरीके से अब एक्सपेंशन की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही 2 बड़े पावर्स को एशिया में हराया जापान ने, चाइना और रशिया, दोनों को हराने के बाद जापान को एक बात समझ में आ गई कि अब एशिया में जापान को रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जो एक पावर जो जापान को परेशान कर सकती है वो यूएस थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस के साथ दे करके जापान ने यूएस को भी अपने साइड कर लिया था। तो अब जापान को मोस्टली ये लग रहा था कि जो रिस्पेक्ट, जो ग्रेट एशियन एम्पायर, जो ग्रेट जापानीज एम्पायर जापान सोच रहा था, वो उसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको पता है कि जापानीज को जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिलती है। और आपको पता है कि यूरोपियंस की ना एक बड़ी गंदी सी आदत है बुली करने की। ये लोगों को बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं कि हाइट कम है, ये है, वो है, रेसिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा।
तो जापानीज़ को वैसे ही उसी नज़र से देखते थे और उनकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। लीग ऑफ नेशंस में भी उनकी कई बातों को बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं ऐसे, जहाँ पे जापान ने कुछ और डिमांड किया था लेकिन उनकी लीग ऑफ नेशंस में बात नहीं सुनी गई। तो इसके बाद क्या होता है कि जापानीज़ जो है वो अपनी तरीके से वर्क करने लगते हैं और अपने धीरे-धीरे जो पूरा इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में, वो बढ़ाने लगते हैं, अपनी फ़ौज को और स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। अब देखो यहाँ पर 1904 और 5 में जो लड़ाई हुई थी ना, इसमें मंचूरिया की पूरी प्रोविंस पर कब्ज़ा नहीं कर पाए थे जापान, लेकिन कुछ हिस्सों पर अपना इन्फ्लुएंस बना लिया था और कुछ हिस्सों पर ये लोग मौजूद थे। लेकिन जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो चीज़ जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिली, तो 1931 में फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अब मंचूरिया की प्रोविंस पर अटैक करके उसको पूरा अपने कब्ज़े में कर लेंगे और वही उन्होंने किया। उन्होंने मंचूरिया की प्रोविंस पर अटैक किया और पूरा मंचूरिया की प्रोविंस को अपने कब्ज़े में कर लिया। और इस दौरान जो है यूएसए हमेशा चुप रहा क्योंकि यूएसए की ना वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसी सिचुएशन हो गई क्योंकि यूएसए के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे अपनी गवर्नमेंट से कि जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, आप वहाँ पर क्यों लड़ रहे हो? यूरोप के इससे क्या मतलब हमारा? आप यूरोप में जाकर के क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? इस वजह से यूएसए अब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि जैसे ही इन्वॉल्व होता, वैसे ही वहाँ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते और गवर्नमेंट गिर जाती। इसलिए यूएसए अभी तक चुप था। तो 1931 में जब मंचूरिया पर कब्ज़ा कर लिया, तो जापानीज़ आर्मी के जो हौसले हैं वो और ज़्यादा बुलंद हो गए क्योंकि लगातार एक के बाद एक इनको जीत मिलती जा रही थी। चाहे वो 1894 में हो, चाहे वो 1905 में हो, फिर चाहे वो 1931 में हो और अब इसीलिए इनकी जो हौसले थे वो इतने बुलंद हो चुके थे कि अब जैसे इनकी आर्मी को कोई भी नहीं हरा सकता है पूरे एशिया के अंदर में। तो इन्होंने 1937 में एक फुल स्केल वॉर घोषित कर दिया चाइना के खिलाफ, जहाँ पे पूरे चाइनीज़ टेरिटरी को ये अपनी ग्रेट जापानीज़ एम्पायर की टेरिटरी बनाना चाहते थे और इसी मकसद से 1937 में जापान ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन 1937 के इस अटैक को लीग ऑफ नेशंस में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और लोग जो हैं वो जापान के इस वॉर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ एक बात के लिए और कर रहे थे क्योंकि 1937 में जब इन लोगों ने अटैक किया तो तियानजिंग की प्रोविंस थी जो कि जस्ट मंचूरिया के नीचे आती थी। वहाँ पर से एक घटना रिपोर्ट हुई थी कि बहुत सारी वुमेन्स का ऑलमोस्ट नंबर दिए जाते हैं कि 80,000 वुमेन्स का वहाँ पर रेप हुआ था और इस घटना को लेकर के जापानीज़ आर्मी को और जापान के एम्पायर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया लीग ऑफ नेशंस के अंदर में। अब यहाँ पर चाइना ने डिमांड किया यूएसए से कि आप इनके ऊपर कुछ तो सैंक्शंस लगाइए, कुछ तो स्टेप लीजिए। तो फाइनली फिर क्या होता है, पहला एम्बार्गो लगता है, जिसको फर्स्ट एम्बार्गो कहते हैं, जो कि यूएसए इनके ऊपर लगाता है और यूएसए इनको मना कर देता है अपनी स्टील और कॉपर देने से। अब ये स्टील और कॉपर जब मिलना बंद हो जाता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता जापान का क्योंकि इस टाइम तक जापान ठीक-ठाक अपनी इंडस्ट्रीज़ को बना चुका था और ठीक-ठाक पावर बन चुका था ऑलरेडी जापान। अब इस जो एम्बार्गो था, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जापान के ऊपर में और जापान फिर भी अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, उसको फॉलो कर रहा था। 37 के बाद भी आप देखोगे तो ये पूरा जो ये एरिया शेडेड एरिया है, ये पूरा जापान का एरिया ऑफ एक्सपेंशन था, जहाँ पे धीरे-धीरे जापान एक-एक आइलैंड को एक्सपैंड करते-करते अपने अंदर में लेते जा रहा था और अपने एम्पायर का हिस्सा बनाते जा रहा था। अब ये जो नीचे वाले आप आइलैंड देखोगे ना, ये डच इंडीज़ यानी कि डच के अंडर में था, ये मलय फेडरेशन जो है ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंदर में आता था। इस तरीके की जो पूरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। जापानीज़ का ये कहना था लीग ऑफ नेशंस में कि जब आप लोग आकर के पूरे एशिया के अंदर में एक-एक आइलैंड को अपने कब्ज़े में करते हो, एक-एक कंट्री को अपने कब्ज़े में करते हो, उसको अपनी कॉलोनी बनाते हो, तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन ठीक सेम काम वही जब जापान करता है, तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है और इसीलिए आप देखोगे एक बहुत वायरल वीडियो है उस समय का, जब पूरे लीग ऑफ नेशंस की मीटिंग से जापान के जो लीडर थे वो उठ करके चले जाते हैं और उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और फिर अपने एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखते हैं इस पूरे रीजन में। अब इसके बाद क्या होता है कि पूरे लीग ऑफ नेशंस डिमांड करती है यूएस से कि आप जो है, क्योंकि अब देखो जापान का ना 80% जो ऑयल है और वो ऑयल जो है वो यूएसए से आता है। तो पूरी कंट्री डिमांड करती है, पूरी जो लीग ऑफ नेशंस की कंट्रीज़ थी वो डिमांड करती हैं कि आप जापान के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाइए, ऑयल का सैंक्शन लगाइए ताकि जो इनकी इकोनॉमी है वो पूरी क्रिपल डाउन हो जाए, इनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँ और इनके पास कोई और सोर्स ना हो और हथियार और वॉरशिप्स बनाने का। तो इसके बाद वही काम किया यूएस ने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जापान के ऊपर ऑयल का एम्बार्गो लगा दिया, यानी कि पूरा ऑयल कट डाउन कर दिया और जापान तक कोई भी ऑयल नहीं जाता था। जापान के पास ऑयल के और भी ऑप्शंस थे, लेकिन 80% क्योंकि यूएस से आता था, लेकिन क्योंकि 80% जब सीधा-सीधा गायब हो गया, तो जापान की इंडस्ट्रीज़ धीरे-धीरे वर्क करना बंद कर दी। वहाँ पर भुखमरी जैसी सिचुएशन आने लगी। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्रिपल डाउन हो गई। लेकिन जापान को एक चीज़ पता थी कि डच इंडीज़ में, जो कि नीचे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत बड़े ऑयल रिज़र्व्स हैं। मतलब यहाँ पर ऑयल को रिज़र्व करके रखा गया है और अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो ऑयल के बैरल्स हमें मिल जाते हैं, तो जापान उससे जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसको कुछ सालों तक और खींच सकता है और तब तक जो है हम इतनी अच्छी सिचुएशन में आ जाएँगे कि हम चाइना और इन सारे देशों पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर जो है हमारे पास ऑयल की कभी कमी नहीं होगी, बल्कि यूएस को हमसे ट्रेड करने खुद आना पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसी थी और ये इनकी सोच थी। तो लेकिन अब इनके लिए ना सबसे बड़ी दिक्कत अभी कौन बन रहा था? देखो उस समय पर ना, इस टाइम पर 1937-40s के टाइम पर क्या था ना कि सारी कंट्रीज़ जो हैं, बाकी यूरोपियन पावर्स जो थे, वो सब कहाँ बिज़ी थे? वो सब बिज़ी थे यूरोप में अपना वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते हुए। ठीक है? वो सब आपस में लड़ रहे थे उधर। तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए जापान के पास एक बहुत अच्छा फ्री मौका था कि ये आए और इन सारे आइलैंड्स पे, जिस पे डच के और इंग्लिश के कब्ज़े हैं, उसको कब्ज़ा कर ले। लेकिन जापान के लिए इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज़ थी कि यहाँ पर यूएस में
जो पैसिफिक फ्लीट है यूएस की, वो यहाँ पर हवाई आइलैंड जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर मौजूद थी। और ये पर्ल हार्बर का जो पोर्ट था, ये यूएस का सबसे बड़ा पोर्ट था, जहाँ पर यूएसए की मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट शिप्स थी, एयरक्राफ्ट कैरियर थे, सब यहीं पर स्टेशन थे। और यहीं से ये लोग पूरा इस रीजन में चेक रखते थे यूएस वाले। यहाँ पर कोई भी बदमाशी करेगा तो यूएस की जो नेवी है वो तुरंत पहुंच जाएगी। अब जापान को पता था कि पर्ल हार्बर पर अगर उन्होंने अटैक कर दिया और यहाँ पर यूएस की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, खास तौर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर यूएसए इस पूरे जोन में पहुंचने में इनको बहुत टाइम लगेगा। और तब तक तो ये सारे नीचे वाले हिस्से पर जापान का कब्जा भी हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी के बाद जो है पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक करने का प्लान किया, और ये अटैक जो है उन्होंने 6 दिसंबर को किया। और 6 दिसंबर के इस अटैक के बाद से पर्ल हार्बर जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया, जो कि यूएस का सबसे बड़ा स्टेशन था, यूएस पूरी नेवी का सबसे बड़ा स्टेशन था। पैसिफिक फ्लीट जो है वो माना जाता है कि यूएस की सबसे स्ट्रांग फ्लीट हुआ करती थी। और ये जब अटैक हो गया तो इसके बाद अगर आप कैजुअलिटीज देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 लोग इसमें इंजर्ड हुए और 2000 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए। 300 यूएस के एयरक्राफ्ट इसमें डिस्ट्रॉय हो गए, 8 बैटलशिप डिस्ट्रॉय हो गई और 19 शिप डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन एक चीज इसमें आपको नहीं दिख रही होगी, वो चीज ये थी कि जो उनका मेन मुद्दा था, जिस चीज को डिस्ट्रॉय करना था, वो था एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेसिकली बेस की तरह काम करते हैं। ये कहीं पर भी जाएं, किसी भी पानी में कहीं भी रहें, वहां से जो फ्लाइट्स हैं वो वहां से टेक ऑफ कर सकती हैं और अटैक करके वापस वहां पर आकर के रुक जाती हैं बहुत ईजिली। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर जापान जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, और ये सबसे बड़ी गलती थी जापान की। क्योंकि वहां पर पर्ल हार्बर के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद ही नहीं थे उस समय जब जापान ने अटैक किया था। जापान ने सुबह अटैक किया था और ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली अलग-अलग डायरेक्शंस में रेकी के लिए निकले हुए थे, और इसलिए वहां पर स्टेशन में अपने मौजूद ही नहीं थे, और इसलिए 0 एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय होते हैं। और इसी के बाद जो है पर्ल हार्बर के इस अटैक के बाद आपको पता है कि पूरी सिचुएशन क्या होती है, यूएसए किस तरीके से इन्वॉल्व होता है और जापान को बर्बाद कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।